सारे एस्पिरेंट ठीक होंगे, अच्छे होंगे अपने अपने घर पे या फिर कहीं पे भी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फटाफट फंडामेंटल राइट्स के बारे में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएससी और या स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए। फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिए गए हैं, पार्ट 3 में। एंड जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये यूएसए के बिल ऑफ राइट से हमने इंस्पायर होके लिए हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और दोस्तों मैग्ना कार्टा क्या था, ये एक्चुअली 1215 के आसपास यूनाइटेड किंगडम के किंग थे किंग जॉन, उन्होंने जारी किया था। एंड ये फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था उनकी जनता के लिए। It contain a very long and comprehensive list of the justiciable fundamental right. In fact, the fundamental right in our constitution are more elaborate than those, बल्कि कहने का मतलब है कि यूएसए से भी ज़्यादा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेबोरेट करके आर्टिकल्स को दिखाया गया है, लिखा गया है। Originally the constitution provide fundamental right. However, the right to property was deleted from the लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया गया था। एंड उसको बाद में लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A इन द पार्ट 12। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है किसी MCQ में भी डाल सकते हैं। हम शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 से शुरू करते हैं जो मेन है, क्योंकि 12 में तो वही डेफिनेशन वगैरह दी गई है स्टेट वगैरह की, 13 में लॉ वगैरह की। 14 से इंपॉर्टेंट शुरू होता है हमारा। आर्टिकल जो 14 है वो प्रोवाइड 2 कंसेप्ट देता है आपको। एक इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है, एक द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। दिस कंसेप्ट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ से लिया गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, बल्कि कानून की नज़र में सब एक समान होंगे। जैसे कोई बुजुर्ग है, कोई छोटा है, बच्चा है, ठीक है, क्राइम ज़्यादा किया कम किया है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में सब एक समान माने जाएंगे, बल्कि किसी को कुछ खास छूट वगैरह नहीं दी जाएगी। और सेकंड आर्टिकल जो 14 में आता है वो आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें क्या है, बेसिकली इक्वल प्रोटेक्शन अलो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो सकती हैं, सर्कमस्टांस देख के, सिचुएशन देख के पीपल्स की। एंड ये यूएसए से बेस्ड है, वहाँ से लिया गया है। एंड इसको एक और पॉइंट भी आपने याद रखना है, 14 का आर्टिकल जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसको नेगेटिव माना गया है, एंड इसको पॉजिटिव कंसेप्ट माना गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाले को। एंड आप इससे भी ऐसे भी आ रह सकते हो कि जो ब्रिटिश थे वो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें करके गए थे हमारे लिए, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंसेप्ट। उसके बाद आर्टिकल 15 आता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। जैसे रिलीजन आ गया, कास्ट आ गया, रेस, सेक्स और बर्थ प्लेस आ गया। इसमें 5 हैं, रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, बर्थ प्लेस। इसमें आपने ये 5 चीज़ें याद रखनी है 15 में। कि स्टेट इसको कहते हैं, सरकार को स्टेट कहा जाता है कि सरकार आपके जो इन चीज़ों जैसे रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, ब्रिटिश, बर्थ प्लेस हो गया, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती इन 5 चीज़ों के ऊपर। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, जैसे यूपीएससी में एक्सेप्शन होती है। हाउएवर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द अदर ग्राउंड आर अलाउड। जैसे कि प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय बोथ एंड प्राइवेट इंडिविजुअल गवर्नमेंट, हाउएवर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन आर अलाउड, आर्टिकल 15 में दिया गया है। जैसे लाइक रिजर्वेशन मिलता है SC ST OBC EWS, या फिर वुमेन्स के लिए पंचायत में, म्यूनसिपैलिटीज़ में फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब जैसे ST ST OBC जो हमने देख लिया। इनमें मतलब एक्सेप्शन छोड़ी गई है कि इनमें जो स्टेट है वो कुछ रिजर्वेशन वगैरह दे सकता है, अदरवाइज डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं हो सकता। फिर आर्टिकल 16 आता है, इसके जैसे ही है, बस इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो है डिसेंट। स्टेट आपके साथ इसमें डिसेंट भी ऐड कर देता है कि इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स, रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, डिसेंट, बर्थ प्लेस। हाउएवर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसमें भी अलाउड हैं। इट मीन्स दैट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द ग्राउंड अदर देन दीज 6 आर अलाउड, लाइक एजुकेशन हो गया, क्वालिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस हो गया, परफॉर्मेंस टेस्ट एक्सेट्रा। इनके बेस के ऊपर फिर से वही एक्सेप्शन वगैरह छोड़ी गई है। फिर 17 आ जाता है, 17 इंपॉर्टेंट है भी। इसमें अनटचेबिलिटी की बात की गई है। हैज़ नॉट, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया गया, ये आपने याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे MCQ वगैरह में कहीं आएगा, या फिर
PYQ थे, पता नहीं, आई थिंक नहीं। सो क्वेश्चन भी आ सकता है यूपीएससी में कि अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया है। याद रखना आपने, डिफाइन नहीं किया गया। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ ऑफ द इंडिया, सो वी कैन रिले ऑन द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी इंटरप्रिटेशन आपको दे देती है वहाँ से हम इसको पकड़ते हैं। सो मैसूर की जो हाई कोर्ट थी उसने कहा था अनटचेबिलिटी क्या हो सकती है कि जो हिस्टोरिकली डेवलप होती है कंट्री में, भेदभाव होता है किसी के साथ, सोशल डिसेबिलिटी इम्पोस्ट ऑफ सर्टन क्लास, बल्कि किसी कास्ट को देख के स्पेशली अगर आपको रोका जा रहा है सोसाइटी में, उसको अनटचेबिलिटी कह सकते हैं। सो मैसूर हाई कोर्ट ने एक बार कहा भी था ये। सो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, आर्टिकल 18 है, इसमें अबोलिशन ऑफ टाइटल की बात की गई है। सो आर्टिकल 18 says that abolition of title because these titles conferred by British government, like पहले वो देते नहीं थे, लाइक महाराजा का टाइटल दे दिया, राय बहादुर दे दिया किसी को, दीवान बहादुर दे दिया, राय साहिब दे दिया। सो ये टाइटल पहले मिलते थे, लेकिन अब के टाइम पे ये टाइटल अबोलिश कर दिए गए हैं, किसी को टाइटल नहीं मिलते, क्योंकि फिर डिस्क्रिमिनेशन सा हो जाएगा ना कि लाइक वो राजा है, मैं आम नागरिक, थोड़ा से नीचे सा लगता है फिर। सो हावर इन इंडिया 2 टाइटल, ये एक्सेप्शन है, फिर से याद रखनी है, 2 अलाउड किए गए हैं। एक तो मिलिट्री टाइटल है, एक एकेडमिक टाइटल्स हैं। ये दोनों टाइटल अभी भी मिलते हैं। मिलिट्री में जैसे दिए जाते हैं हमारे जनरल, ब्रिगेडियर, एंड एकेडमिक वगैरह में टाइटल दिए जाते हैं, जैसे PhD स्कॉलर्स होते हैं, डॉक्टर लगाते हैं। सो दिस आर्टिकल आल्सो प्रोहिबिट अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी कंट्री, बल्कि किसी और कंट्री से भी किसी को टाइटल नहीं मिल सकता। जैसे लाइक मैं अफगानिस्तान चला गया, उन्होंने मुझे कुछ उनका टाइटल दे दिया, सो वो भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, प्रेसिडेंट वगैरह से पूछ के आई थिंक यहाँ पे कुछ हो सकता है, लेकिन अदरवाइज आपने इतना ही याद रखना है, ज़्यादा गहराई में अभी नहीं जाना। सो उसके बाद आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 क्या करता है, प्रोवाइड 6 टाइप ऑफ फ्रीडम टू एवरी सिटीजन। सो इसको भी याद करने की आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे पहला इसमें कौन कौन सी है, तो इसमें आर्टिकल 19A है, ठीक है, ये सारी ए है, फिर उसका क्लोज 1 2 3 4 5 6 ऐसे आता जाएगा। सो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो आर्टिकल 19 का क्लोज ए है। फिर फ्रीडम ऑफ असेंबली, फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बना सकते हो आप, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कर सकते हो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट एंड सेटलमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। सो ये याद कैसे रखेंगे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बोल सकते हो, ऑब्वियसली बोलोगे तो असेंबली बन जाएगी वहाँ पे, असेंबली बल्कि लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लोग इकट्ठा होंगे तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बल्कि लोग इकट्ठा होकर फिर बात करेंगे ना कि हम एसोसिएशन बना लेते हैं मिलके, तो एसोसिएशन बन गई। फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द इंडिया, फिर आप टेरिटरी में इंडिया की में मूवमेंट कर सकते हो क्योंकि एसोसिएशन बन गई, फिर आप सोचोगे चल मूवमेंट करके देखते हैं भाई। उसके बाद फिर मूवमेंट करोगे तो आप कहीं जाओगे, रहोगे भी, है ना, सेटलमेंट। सो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट एंड सेटलमेंट आ गया। फिर बाद में वहाँ पे अब कुछ काम वगैरह भी करना पड़ सकता है आपको, पैसे कमाने के लिए रहोगे। सो पैसे कमाने के लिए जैसे आप रहोगे तो आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, तो ये भी आपको आर्टिकल दिया गया है। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जैसे सोवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ सवाल आ गया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के ऊपर कुछ सवाल आ गया, इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, या फिर फ्रेंड रिलेशन आपकी इस कंट्री के साथ आपका खराब हो रहा है आपके कुछ बोलने से, सो वो भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं। सो आर्टिकल 19 था। उसके बाद आर्टिकल 20 आता है, इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपैरिडी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सीधा मतलब बताता हूँ आपको, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है, जैसे 1 जुलाई 2015 को आपको सजा मिली थी, 1 जुलाई 2015 को, सो 4 जुलाई 2015 को नया कानून आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको नई सजा मिलेगी, सो आपको पुरानी ही मिलेगी 1 जुलाई 2015 वाली जो आपको पहले मिली थी। सो ये है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो डबल जियोपैरिडी क्या है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम, बल्कि सेम ऑफेंस के लिए आपको दोबारा सजा नहीं मिल सकती। जैसे इस चौराहे पे चलान काट दिया गया, फिर नेक्स्ट चौराहे पे फिर आपका चलान काट दिया गया, फिर डबल जियोपैरिडी नहीं मिल सकती। और थर्ड क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, बल्कि वही कि आप अपने खिलाफ ऐसे नहीं है कि आपको कोई धक्का करेगा आपके साथ कि गवाही दो अपने खिलाफ, तो ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आता है। तो आर्टिकल 20 था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। उसके बाद आर्टिकल 21 आता है, इसमें तो काफ़ी बड़ा ब्रॉड है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके आप अंदर लेके आ सकते हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स भी इसको मतलब कि टाइम पे इसके अंदर कुछ चीज़ें डालते रहते हैं, तो इसको मेनली आप राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से समझ सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड फॉलोइंग राइट एज अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21, जैसे राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू मेडिकल इमरजेंसी, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू हेल्थ, मतलब कि टाइम पे सारी चीज़ें आते रहे हैं। ये राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये तो हमें पता ही है ना कि इतना स्पीडी ट्रायल मिलता है, कुछ नहीं मिलता इतना, सो सारी चीज़ें आती रहती है टाइम पे। उसके बाद आपने इसमें एक और बात याद रखनी है आपने कि आप एक एथोनीजिया होता है, सो एक एक्टिव एथोनीजिया होता है कि पैसिव होता है। सो जो तो एक्टिव है वो तो इलीगल है इंडिया में,
मतलब कि एक्टिंग का मतलब ये है कि जैसे सीधा डायरेक्टली कोई इंजेक्शन वगैरह लगा के आपको मार रहे हैं वहाँ पे, तो वो तो इलीगल है। जो एक पैसिव एथोनीसिया होता है वो 2018 में लीगल कर दिया गया था, पैसिव एथोनीसिया, बल्कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसका हटा लेते हो आप। जैसे इस बार एक आई थिंक हरीश वाला केस आया था, तो आप याद रखिएगा, चेक कीजिए गूगल पे जाके उसके। फिर आर्टिकल 21A आता है। इसमें क्या है, 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैज़ द राइट टू फ्री एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन का अधिकार है 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए। आर्टिकल 21A में याद रखिएगा, 21A। एंड इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में डाला गया था आई थिंक, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 22 आता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। इसमें दो आते हैं, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन आता है, एक प्रिवेंटिव आता है। प्रिवेंटिव मतलब कि प्रिवेंट कर रहे हो आप किसी को, प्रिवेंट। सो प्रिवेंट वाला थोड़ा जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनके लिए है, जैसे अपराध करने से पहले गिरफ्तारी, पुलिस कारण बता सकती है, बता भी नहीं सकती, इसमें पसंदीदा वकील आपको मिल सकता है। मैक्सिमम सजा आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने की हो सकती है, लेकिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है अगर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बैठ जाती है। एंड इसमें प्रिवेंटिव लॉ में हो गिरफ्तारी होगी, जैसे NSA लगे किसी ऊपर, या संसद कानून बना सकती है इसके ऊपर प्रिवेंटिव में। और जो पनिटिव होता है थोड़ा हल्की फुल्की सजा के लिए होता है, गिरफ्तारी का कारण पुलिस को बताना पड़ेगा एंड 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के आगे पेश करना पड़ेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन में। गिरफ्तारी के लिए वही वकील तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि उसमें मिलता है तो उसमें भी मिलेगा। एंड इसमें नॉर्मल केस वगैरह आते हैं, चोरी लगे, कोई डकैती वगैरह ऐसा कुछ आ गया। 22 आर्टिकल हो गया। उसके बाद है 23। सो इसमें प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, प्रोहिबिट बैगर, प्रोहिबिट अदर सिमिलर फोर्स लेबर वगैरह इसमें बताया गया है। जैसे स्लेवरी है, देवदास सिस्टम होता था पहले, वो रोका गया है। सेलिंग बाइंग वुमेन चिल्ड्रन वगैरह को हम बीच में भी रह नहीं सकते, तो इसमें ये है आर्टिकल 23 में। एंड 24 की बात करेंगे तो इसमें प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स, 14 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको काम करने से रोका गया है। हावर जो चिल्ड्रन वगैरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ऐसे फिल्मों वगैरह में काम करते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट में काम करते हैं, वो कर सकते हैं आर्टिकल 24 में। तो याद रखिएगा बच्चों के लिए 24 मतलब कि 24 साल के, ऐसे याद रख सकते हैं आप कि 24 साल का बच्चा है वो काम कर सकता है, छोटा नहीं कर सकता 14 का। आर्टिकल 25। सो 25 में क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो इसमें 25, 26, 27, 28 तो ये भी आते हैं। सो 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रोफेशन, मतलब कि आप ओबियसली आप अपना जो प्रोफेशन है, रिलीजन, उसको अपना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपगेट भी कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ मैन रिलीजियस अफेयर 26 में है। 27 में गवर्नमेंट डू नॉट यूज टैक्स ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, बल्कि रिलीजियस अफेयर्स जो टैक्स वगैरह होते हैं ना, सरकार आपके जो पैसे हैं मंदिर वगैरह में ऐसे स्पेशली किसी रिलीजन के लिए नहीं लगा सकती, सबके लिए तो ऐसे कर सकती है, लेकिन स्पेशली किसी रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे सकती कि इसको दे रही है। फिर आर्टिकल 28 है, अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें 4 टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। होली आउंड बाय द स्टेट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आर कंप्लीटेड प्रोहिबिटेड किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर द एनी ट्रस्ट और इंडोमेंट। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर परमिटेड, रेकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। सो इतना आप ये मत देखिएगा, बस ऊपर से याद रखिएगा कि आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ जाता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है बस छोटा। उसके बाद 29 आर्टिकल है और 30 है। 29 है उसमें कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स हैं। 29 में क्या है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी इंडिया में ये याद रखिएगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि माइनॉरिटी 2 प्रकार की इंडिया में, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, एक रिलीजियस माइनॉरिटी है, ये दोनों याद रखना है आपने। 29 में है। एंड जो 30 है उसमें राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो माइनॉरिटी है वो अपना इंस्टीट्यूशन बना सकती है, तो ये भी आपने याद रखना है। आर्टिकल 31 तो लीड कर दिया गया था। उसके बाद फिर आपने डायरेक्टली 32 पढ़ना है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। सो इसमें मेयर डिक्लेरेशन फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज मीनिंगलेस विदाउट प्रोवाइडिंग, मतलब कि जो आर्टिकल 32 है ना, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसको कहा भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 32। क्यों? क्योंकि इसके बिना आपके जो फंडामेंटल राइट हैं उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट वगैरह में, तो ये आपने याद रखना है 32 का कि मतलब क्या है। सो आर्टिकल 32 में मेन बात याद रख सकते हो कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप, एंड फंडामेंटल राइट की मतलब की गारंटी मिली हुई है ना आपको। सो सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू रिट, और सुप्रीम कोर्ट इसमें रिट भी जारी कर सकती है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट में रिट जारी कर सकती है, और जो हाई कोर्ट है वो थोड़ी ब्रॉड है, इसमें वो फंडामेंटल राइट की रिट भी जारी कर सकती है और लीगल राइट्स की भी जारी कर सकती है। तो ये चीज़ आपने दोनों याद रखने हैं पॉइंट्स, आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है इसमें। And it is clear that Supreme Court has been constituted as the defender and guarantor of the fundamental right. तो ये अपने यहाँ defender and guarantor of the fundamental right। उसके बाद आप ये याद रख सकते हैं द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल है बट एक्सक्लूसिव नहीं है। ओरिजिनल मतलब कि उसको पावर दी गई है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है कि सिर्फ उसी के पास है ये,
बिकॉज इट इज़, क्योंकि ये जो आर्टिकल 226 है, 226, हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने की इसमें परमिशन मिली हुई है। सो इतना ही था, ये आर्टिकल 32 तक हो चुके हैं, क्योंकि 33, 34, 35 वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो शुक्रिया, चलते हैं।